यूपी महाराष्ट्र में वो जीत जाते हैं, क्या महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने उनके लिए वोट चोरी की? वो भाजपा के लिए नहीं कर सकता था? सवाल कर है, सकता था। सवाल है। कर्नाटक में वो जीतते हैं, तो क्या चुनाव आयोग ने भाजपा के लिए वोट वहां चोरी नहीं की, इनके लिए कर लिया? तो इससे तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये भी वोट चोरी करा रहे हैं। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में मैं राहुल जी की बात से अपने आप को जोड़ता हूं, तो ये पाता हूं मैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनॉमस और जो है एक संवैधानिक बॉडी है, वो किसी सरकार के लिए काम नहीं करती है। वो एक स्वायत्त शासी संस्था है जो अपने रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो है चुनाव संपन्न कराती है पारदर्शी तरीके से। अपने यहाँ जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, अगर उन पर कोई सवालिया निशान खड़ा करता है तो ये आने वाली नस्लों के लिए घातक है। जैसे कितना भी कुछ कहा जाए, लेकिन आज भी आपने कहते हुए सुना होगा कि हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट। भरोसा है लोगों को। इतना डिले होने के बाद, जस्टिस इतना लेट मिलने के बाद भी लोगों के ये मन में भरोसा है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट लोग बोलते हैं। कि हम संवैधानिक संस्थाओं को डराएंगे, घेरेंगे, तो संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर हम जनता में चले जाएंगे, जनता मान लेगी हमारी बात। विधानसभा सत्र चल रहा था, आप उस सत्र में शामिल भी थे। अखिलेश यादव नेता विपक्ष थे और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वगैरह वगैरह से इनकी जो 2 दिन हमने देखा, एक दिन वो केशव प्रसाद मौर्य से भिड़े, एक दिन वो ब्रजेश पाठक से भिड़े। तो मेरे लिए चिंता का विषय है कि युवाओं का मुद्दा को गर्मजोशी से उठा ही नहीं रहा। अखिलेश तो 50 साल के, आजकल 50-55 साल के लोगों नेताओं को युवा कहा ही जाता है, हालांकि ठीक है युवा कहने, लेकिन युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा उस तरीके से। ये चिंता का विषय है मेरे लिए। ये जो इंडिया गठबंधन उन्होंने बना रखा है, कैसे इन लोगों को बांधे रखें। वो रोज एक नया शगुफा छोड़ते हैं कि जिससे कहीं अखिलेश को लगता है कि अब इनको छोड़ देना चाहिए, केजरीवाल को लगता है छोड़ देना, बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया है। तो जो लोग छोड़ने का मन बना रहे हैं, ये धीरे से एक नया चीज ले आते हैं कि नहीं रुके रहो, हम एक बम की व्यवस्था और कर रहे हैं, अब की बार भाजपा को उड़ा देंगे। अच्छा बिहार। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और अनादि टीवी के विशेष चर्चा प्रोग्राम कानाफूसी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कानाफूसी में हम चर्चा करते हैं उस ज्वलंत मुद्दे पर जिस पर बात होनी ही चाहिए। और आज का ज्वलंत मुद्दा है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम से कुछ कम। कह तो रहे थे वो कि हाइड्रोजन बम, लेकिन आज जब उन्होंने बात शुरू की तो उन्होंने कहा ये हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। अभी ये हाइड्रोजन बम के अलावा कुछ है, तो हम उसे क्या नाम दें? तो हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन बम से कुछ कम, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि भाई कर्नाटक के अलंद में 6018 वोट स्वचालित ढंग से काट दिए गए। जिन्होंने वोट कटवाए उन्हें भी नहीं पता कि उनके वोट कट रहे हैं, जिनके वोट कटे उन्हें भी नहीं पता उनके वोट कट रहे हैं। साफ तौर पर राहुल गांधी का इशारा था कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ये काम कर रहा है और कांग्रेसी वोटों को निशाना बनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा पता नहीं कितने वोट काटे गए होंगे, एक जगह तो ये संयोग से पकड़ा गया मामला। राहुल गांधी की इस बात को अगर हम अन्य विपक्षी दल के नेताओं से जोड़ें तो बिहार में चुनाव है आने वाला, वहां पर तेजस्वी यादव भी वोट अधिकार यात्रा में ही शामिल है, लगभग इसी रास्ते पे है। या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी अपनी प्रेस वार्ताओं में वोट चोरी और वोट डकैती तक अपनी बात करते हैं। अभी 2 दिन पूर्व आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की प्रेस वार्ता थी, उन्होंने भी महोबा का एक मामला बताया कि एक घर में 243 वोट है, एक घर में 185 वोट है। इतना बड़ा कोई घर मोदी जी ने, योगी ने बनाया ही नहीं। तो हमने कहा कोई हाथा होता हो सकता है, तो उन्होंने कहा हाथा, हाँ आसमान में वोट हो सकते हैं, हवा में लटके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रश्न हमारा ये है, सबसे पहले संतोष जी मैं आपके पास आऊँगा, मैं परिचय करा दूँ। संतोष द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट के रूप में अलग अलग न्यूज़ चैनल पे बड़े लंबे समय से अपने अनुभव के साथ बैठते हैं, बड़े मुद्दों का विश्लेषण करते हैं, अन्वेषण करते हैं। ये विद्वान साथी हैं, इसलिए हमने इन्हें आमंत्रित किया। संतोष जी, हमारा सवाल है कि क्या विपक्ष भाजपा से लड़ते लड़ते अब चुनाव आयोग से लड़ने लगा है, और क्या चुनाव आयोग से लड़के विपक्ष भाजपा को हरा देगा? देखिए अमरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो घेरने के बजाय भटक जा रहा है। और जिन मुद्दों पे उसको चर्चा करनी चाहिए सरकार से,
उन मुद्दों पे चर्चा ना करके वो दूसरे मुद्दों पे चर्चा करता है। जैसे वो चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। चुनाव आयोग ऐसा नहीं कि खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग पूरे देश के पार्टियों के लिए काम करता है और सारे पार्टी को जो है जो चुनाव आयोग दिशा निर्देश देता है उस निर्देश पे सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में वोट चोरी हो रहे हैं, बाकी चीज़ों पे जो है चुनाव आयोग को घेरने का प्रयास कर रहा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में वो जीत जाते हैं। क्या महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने उनके लिए वोट चोरी की? वो भाजपा के लिए नहीं कर सकता था? सवाल कर है, सकता था। सवाल है। कर्नाटक में वो जीतते हैं तो क्या चुनाव आयोग ने भाजपा के लिए वोट वहाँ चोरी नहीं की, इनके लिए कर लिया? तो इससे तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये भी वोट चोरी करा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो कर्नाटक का ही सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक में जीतने के बावजूद उन्हें लग रहा चुनाव आयोग ने। अब उनको ये लगता है कि किन्हीं सीटों पे अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो हम वोट चोरी नहीं करा पाए। तो सबसे बड़ा अगर वोट चोर कोई है तो राहुल गांधी ही हो सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हम चाहेंगे कि आप विवेक जी को माइक दीजिए। विवेक शुक्ला जी अनादि टीवी के विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विवेक जी, हमारा सवाल जो जवाब संतोष जी ने दिया उसी को कनेक्ट करते हुए है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी या विपक्ष के अन्य नेता अगर इसी तरह चुनाव आयोग से नाम तक ले लिया, ज्ञानेश कुमार लड़ते रहे, उसमें कमी निकालते रहे, एक संवैधानिक संस्था जो नियमों के अधीन काम करती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाएंगे, भाजपा को हरा पाएंगे, या ये हारी हुई लड़ाई है? देखिए अमरेंद्र जी, एक कहावत है, जब भी व्यक्ति कोई काम करता है और उसमें सफल हो जाता है तो डंके की चोट पे सीना ठोक के बोलता है कि ये साहब मैंने किया, ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया। और जब उसको कभी फेल्योर मिल जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आदमी कहता है ये भगवान आपने क्या किया, जो अच्छा हुआ हमने किया, जो गड़बड़ हुआ उसको भगवान ने कर दिया। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में मैं राहुल जी की बात से अपने आप को जोड़ता हूँ तो ये पाता हूँ मैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनॉमस और जो है एक संवैधानिक बॉडी है। वो किसी सरकार के लिए काम नहीं करती है, वो एक स्वायत्त शासित संस्था है जो अपने रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो है चुनाव संपन्न कराती है पारदर्शी तरीके से। और बार बार चुनाव आयोग से इनका भिड़ना, उसको ब्लेम करना, ये मुझे लगता है कि वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं बीच बीच में। आपकी नज़र में उनका ट्रैक गलत है? बिल्कुल गलत, वो ट्रैक से ही हट गए पूरी तरीके से। और बार बार इस तरीके से बता देना वोट चोरी है, ये लंबा चौड़ा ये जो पूरा एक कैंपेन चला रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बेअसर है और जनता में इसका कोई खास मैसेज नहीं जा रहा। आप एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं और जनता से जो जुड़ी चीज़ें हैं, जनता के सरोकार, उनको आप सामने लेके आइए और सीधे सरकार से संवाद कीजिए, बात समझ में आती है। ठीक। अब आप जो है संस्थाओं के पीछे अगर पड़ोगे तो फिर वही वाली कहानी है, भाजपा बगल से गुजर जाएगी, आप यहीं लड़ते रह जाओगे। तो ये चीज़ें तो मुझे लगता है शायद वो ट्रैक से संतोष जी अलग हटके हो जाने वाली बात है। और एक परिपक्व राजनीतिज्ञ को जो है मतलब ये शोभा भी नहीं देता है, तरीका गलत है। उनके सलाहकार कैसे हैं जो उनको इस तरीके का एजेंडा दे देते कि इसके पीछे पड़ जाओ। मुझे लगता है कि अब सीधे सीधे तौर पर कहूँ तो रास्ता भटक गए। आपकी नज़र में वो रास्ता भटक गए। विवेक जी ने विश्लेषण में अपने कहा, फाइनल विवेक जी ने कहा कि इनकी नज़र में राहुल गांधी या विपक्ष रास्ता भटक गया है, लड़ाई कुछ और होनी चाहिए थी। अंकित, आप युवा हैं, पत्रकार होने के साथ साथ आप बहुत सारा दिल्ली में काम करके, लखनऊ में और घूम घाम के भी चीज़ों को आपने देखा। एक यूथ होने के नाते भी और एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी आपको क्या लगता है कि पूरे समूचे विपक्ष का यह जो नया एजेंडा सामने निकल के आया है, चाहे वो शब्दों का संयोजन वोट चोरी हो, या वो वोट डकैती हो, या वो चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन गया है, अखिलेश यादव का डायलॉग हो, या राहुल जी का हाइड्रोजन बम या उससे कुछ कम, आपको लगता है ये लड़ाई विपक्ष को मजबूत बनाएगी, भाजपा को कमजोर कर पाएगी? एजेंडे बहुत घातक हैं, बहुत घातक हैं एजेंडे। मैं बताऊं कि जैसे विवेक जी ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे चुनाव आयोग हो गया, अन्य आयोग हो गए। जैसे मान लीजिए कोर्ट है, हिंदुस्तान की जो जितने भी कोर्ट्स हैं, अपने यहाँ जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, अगर उन पर कोई सवालिया निशान खड़ा करता है तो ये आने वाली नस्लों के लिए घातक है। जैसे कितना भी कुछ कहा जाए, लेकिन आज भी आपने कहते हुए सुना होगा कि हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे। आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट। भरोसा है लोगों को। इतना डिले होने के बाद, जस्टिस इतना लेट मिलने के बाद भी लोगों के ये मन में भरोसा है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं?
चूंकि उन संस्थाओं पे देश के लोगों को भरोसा है, तो उन संस्थाओं को, या चुनाव आयोग है, कब से चुनाव होते चले आए? नहीं, मेरा जो मानना है, मेरे अपनी उम्र के हिसाब से मेरा जो अनुभव है, जी 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 चुनाव आयोग नाम की संस्था चुनाव कराने के लिए जी बनाई गई। जी चुनाव में भागीदारी करने वाले राजनीतिक दलों के नियमों के तहत उनके मैनेजमेंट के लिए, जी, जी, नियमों में उनको बांध करके उनसे नियमानुकूल कार्य कराने के लिए बनाई गई। चुनाव आयोग चुनाव कराने वाली संस्था है, चुनाव हराने या जिताने वाली संस्था तो है नहीं। नहीं, तो वही तो आप जैसे मान लीजिए आप चुनाव मैदान में हैं, ठीक है, तो अपने प्रतिद्वंदी से मुद्दों पर लड़ाई लड़िए, नीतियों पर लड़ाई लड़िए। किसी भी संस्था को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप नरेंद्र मोदी की नीतियों को मैदान में लाइए। रोजगार का मुद्दा है, तमाम मुद्दे पड़े हैं जो सरकार ने किए या नहीं किए, उन पर बात हो सकती है, उन पे लोगों को सामने उजागर करिए। एक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर आप टारगेट करके कुछ मिलने वाला नहीं। ठीक बात है। मैं चाहूंगा कि संतोष जी को दोबारा माइक ट्रांसफर हो। संतोष जी, सवाल अब आपसे है, और सवाल ये है कि राहुल गांधी हो या अन्य जितने भी नेता चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग कहने वाले, या वोट की चोरी, वोट की डकैती ऐसे डायलॉग बोलने वाले, या वोट काटने की बात करने वाले, ये सब कुल मिला के ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में चुनाव नहीं जीत रही, जनता भाजपा को वोट नहीं दे रही। इनके कहीं ना कहीं ये यही साबित करना चाहते हैं कि जनता भाजपा को वोट नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी जनता को वोट पा के नहीं जीत रही, भाजपा को चुनाव आयोग जिता दे रहा है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को वोट मिल ही नहीं रहा है, चुनाव आयोग ही सब कुछ कर रहा है जुगाड़ आयोग के रूप में? देखिए अमरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तो ये लगता हाँ, थोड़ा माइक और ऊपर आप। हाँ, हमें ये लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भटका हुआ है, एक भटकाव में जी रहा है, और उसको ये लगता है कि हम संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करके या उनको डरा के, एक तरीके से देखा जाए जिस तरीके से चुनाव आयोग पे इन लोगों ने हल्ला बोला है, तो एक डराने का प्रयास किया कि हम संवैधानिक संस्थाओं को डराएंगे, घेरेंगे, तो संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर हम जनता में चले जाएंगे, जनता मान लेगी हमारी बात। हकीकत ये है कि ये भटके हुए लोग हैं, और भटके हुए लोग मुद्दों से भटक गए हैं। ये इस चीज़ की बात नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को घेरा कैसे। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा महीन विश्लेषण से लेते हैं। अगर उनकी कोशिश ये है कि अगर उनकी कोशिश, जैसे बकौल आपने बताया, उनकी कोशिश ये है कि हम संस्थाओं पर हमला करके, संवैधानिक चुनाव आयोग पर हमला करके जनता को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि जनता खिलाफ हो जाए बीजेपी के, तो आपको क्या लगता है कि जनता को ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, जनता में ये जो मैसेज देना चाहते हैं ये दे नहीं पा रहे हैं। तो जनता जानती है कि ये भटके हुए लोग हैं। जनता देखिए अखिलेश यादव को भी देख चुकी है, अरविंद केजरीवाल को भी देख चुकी है, जो है राहुल गांधी को भी कई जगह देख चुकी है, और कई चुनावों में देख चुकी है, और कई चुनाव में लगातार ये मात खाते रहे। लगातार ये कभी सीबीआई पे हमला करते हैं, कभी ईडी पे हमला करते हैं। अब इन्होंने नया टारगेट बनाया है चुनाव आयोग। लेकिन हकीकत ये है कि ये चुनाव आयोग पे कितना भी हमला कर लें, जनता को ये पता है, जनता ये जानती है कि हमको अच्छा शासन कौन दे रहा है, हमको किसके राज्य में हम अच्छी तरीके से जी रहे हैं, किसके राज्य में हम जो है सुरक्षित हैं, किसके राज्य में हमको शिक्षा मिल रही है, किसके राज्य में हमको स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो जनता पता है कि हमारी सेवा के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त है देश में। तो क्या होगा फिर वोट अधिकार यात्रा का? देखिए, वोट क्या होगा वोट डकैती कहने वालों का? क्या होगा जुगाड़ आयोग कहने वाला का चुनाव आयोग? ये उसी तरीके से होगा। और कहाँ जाएंगे ये बम? अमरेंद्र जी, ये उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हर चुनाव में इनका जो ये बम होता है ये फुस हो जाता है। ये वोट अधिकार यात्रा भी जो है ये फुस ही हो जाएगा इस चुनाव में। अभी बाकी है हाइड्रोजन बम लाना। आप विवेक जी को माइक दें। विवेक जी, मेरा सवाल, संतोष जी ने अपनी पार्टी लाइन पर बात की, हम इनकी बात को गलत भी करार नहीं देते, लेकिन हम इनकी बात से इत्तेफाक, या आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, इन्होंने अपनी बात कही। हमारा सवाल आपसे थोड़ा ये है कि क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या अन्य विपक्षी नेता, इन लोगों को जिनसे लड़ना चाहिए उनसे लड़ने के बजाय कहीं अलग लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे, और अब उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े दल के नेता अखिलेश यादव कभी ओपी राजभर को निशाने पर ले लेते हैं, कभी दोनों, कभी ब्रजेश पाठक को, कभी केशव मौर्य को, कभी रविंद्र जायसवाल को। आज उन्होंने ट्वीट कर दिया है झाड़ू लगाते हुए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता होने के नाते उनको तो सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को निशाने पर लेना चाहिए, जैसा हम लोग परंपरा में देखते आए हैं। ऐसे ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो वहाँ नेता प्रतिपक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधना चाहिए। राहुल लड़ रहे चुनाव आयोग से, अखिलेश लड़ रहे ओपी राजभर से। ये हो क्या रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा।
हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर आप कार्यशैली देखें उनकी, तो मुझे लगता है कि उनका जो एक थिंक टैंक है वो बहुत बेहतरीन है। मैं मतलब एक पत्रकार के हैसियत से कह रहा हूँ, सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। उनका थिंक टैंक बहुत ज़बरदस्त है। उसको मालूम है कि अगले को अपने पिच पे कैसे खिलवाना है। वो पिच बना लेती है बीजेपी बहुत पहले ही। और तमाम, जैसे आप राहुल गांधी बारे एलओपी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, इनके लिए एक पिच तैयार रहती पहले से। जब ये कोई मुद्दा उठाते हैं, बीजेपी एक रणनीतिक तरीके से विरोधियों को अपने पिच पे लाके खिलवाती है, जहां उसकी बैटिंग और बॉलिंग उसी के साथ मुफीद होती है जैसे उसका पिच क्यूरेटर जो है बना के रखता है। तो यही कंडीशन है। विधानसभा सत्र चल रहा था, आप उस सत्र में शामिल भी थे। अखिलेश यादव नेता विपक्ष थे और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वगैरह वगैरह से इनकी जो हाँ, 2 दिन हमने देखा, एक दिन वो केशव प्रसाद मौर्य से भिड़े, एक दिन वो ब्रजेश पाठक से भिड़े। बात जब है विधानसभा के सत्र के दौरान, जब अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक केशव मौर्य से भिड़े, तो उन्हीं के साथ अखबारों में छपे और अखबार भाई मीडिया बिल्कुल ताक में थी इस बात की। और जहां पे जो है फोटो अगल बगल योगी आदित्यनाथ और जो है अखिलेश यादव की लगी थी, वहां केशव प्रसाद मौर्य और बगल में जो है अखिलेश यादव, फिर ये जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव की फोटो लग गई। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो पोजीशन है वो मुझे लगता है कमतर हुई। अगर आप सीधे सीधे आपका क्लैश दिखाया जाता सीएम योगी से तो एक अलग बात थी, लेकिन लड़ते लड़ते मामला उनको सब मिला के जैसे ना कि गुमराह करके ले जाने वाली बात। एक आपको महाभारत की एक वाकया बता दूं, कानाफूसी का प्रोग्राम है तो समझिए। हाँ, कानाफूसी में सब मार दिया गया जो है उसको, अर्जुन के लड़के को चक्रव्यूह में फंसा के, अभिमन्यु को। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त के पहले हम जो है वध कर देंगे इनका। तो अब ये चाल वहां पे चली गई। कौरव जो है, जो रणनीतिकार थे, कि ऐसा करो युद्ध में ऐसा भटकाओ अर्जुन को कि दूर लेकर चले जाओ और लक्ष्य के पास पहुंचने के पहले शाम हो जाए, और इनके जो है अपने शर्तों के मुताबिक जो है शपथ खाई, ये खुद ही अग्नि में अपने आप। ठीक है विवेक जी, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। एक ब्रेक के बाद कानाफूसी में हम फिर चर्चा करेंगे। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, और आपको इसी मुद्दे पर आगे ले जाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक प्लीज दर्शकों। ब्रेक के बाद फिर से कानाफूसी में आपका स्वागत है। विवेक जी, आपकी बात जहां पे पूरी हुई थी, मैं वहीं से बात आगे बढ़ाकर मैं चाहूंगा आप अंकित को माइक दे दें। अंकित, विवेक जी ने जो बात कही थी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव अचानक ब्रजेश पाठक से भिड़ गए, केशव प्रसाद मौर्य से भिड़ गए। 2 दिन लगातार ऐसा हुआ, और दोनों दिन लगातार अखिलेश यादव का फोटो ब्रजेश पाठक के साथ और केशव मौर्य के साथ छपा, जबकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका फोटो बहस में ही सही नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छपना चाहिए था जी। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव से इस प्रकार की गलतियां होती हैं? जैसे अभी ओम प्रकाश राजभर को निशाने पे लिए, केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पे ले चुके हैं, ब्रजेश पाठक को निशाने पे लेते हैं, या आज उन्होंने रविंद्र जायसवाल स्टाम्प मिनिस्टर जो है उनका एक फोटो जो है एक्स पर पोस्ट कर दिया। आपकी नज़र में क्या है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चूकते हैं इन चीज़ों से? मैं आपके सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। अखिलेश यादव ज़्यादातर, जहां तक मैंने उनका देखा है कार्यकाल, तो वो मुद्दों की बात करने के लिए जाने जाते थे। भाई अपने कामों को ही हमेशा गिनाते रहे, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ पर्सनल अटैक्स पे उतर आए हैं। हालांकि वो ठीक नहीं है, लेकिन उनका आइडियोलॉजिकल मामला है, उसमें हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैं एक युवा होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते मेरी चिंता का विषय दूसरा है। मेरी चिंता ये है कि आने वाले जो युवा हैं या देश की, उनका कोई मुद्दा उठा नहीं रहा है। ना नेशनल पार्टीज उठा रही हैं, ना रीजनल पार्टीज उठा रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मुझे जो, मैं पत्रकार भी हूँ और देश का नागरिक भी हूँ और देश का युवा भी हूँ और पीढ़ी भी हूँ, आने वाला भविष्य हूँ, तो मेरे लिए चिंता का विषय है कि युवाओं का मुद्दा कोई गर्मजोशी से उठा ही नहीं रहा है। अखिलेश तो 50 साल के, आजकल 50-55 साल के लोगों नेताओं को युवा कहा ही जाता है, हालांकि ठीक है युवा कहने, लेकिन युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा उस तरीके से। ये चिंता का विषय है मेरे लिए। मैं इस पर बड़ा, और ठीक है आप पार्टियों के पर आप टारगेट करिए, लेकिन देश के जो अभिन्न मुद्दे हैं, जो बड़े, ठीक है, आपकी नज़र में कोई एक मुद्दा बताइए युवाओं से संबंधित। युवाओं से संबंधित रोजगार का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है। चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ना उस पर कोई काम कर रहा है, ना उस पर कोई ठीक से बात कर रहा है।
विपक्ष का मन पूरा ये होना चाहिए कि कैसे लोक कल्याणकारी समस्याओं को सत्ता के सामने उजागर करना, ठीक है। उन पे बहस करना। विवेक जी को माइक आईडी दीजिए। विवेक जी, कल जूता पॉलिश तो किए। विवेक जी, नहीं तो सिर्फ विवेक जी, एक अजीब सी चीज निकल के आई इन्होंने कहा, और इनकी जनरेशन में ज्यादातर लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि मुद्दा रोजगार का है, नौकरी का है। रोजगार और नौकरी दोनों अलग अलग शब्द है मेरी नजर में। जरूर। रोजगार अपने आप में बहुत विस्तर शब्द है। रोजगार हम भी कर रहे हैं। रोजगार एक ठेला लगाने वाले भी करता है, रोजगार एक फैक्ट्री लगाने वाले भी करता है, रोजगार एक बैंकर भी करता है, रोजगार एक जर्नलिस्ट भी करता है। नौकरी सब नहीं कर सकती, और कोई भी सरकार किसी भी देश की सबको नौकरी नहीं दे सकती। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जो प्रयास मोदी जी जो दावा करते हैं, योगी जी दावा करते हैं, और चीजें सामने दिखती भी हैं कई बार कि इतने युवाओं को मुद्रा लोन के तहत, इतने युवाओं को स्टार्टअप योजना के तहत, इतने युवाओं को प्रधानमंत्री फेलोशिप के तहत, इतने युवाओं को मुख्यमंत्री फेलोशिप के तहत, इतने युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से, इतने युवाओं को प्राइवेट कंपनीज में, इतने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, अलग अलग तरीके से रोजगार से कनेक्ट किया गया। तो क्या लगता है कि रोजगार की दिशा में आगे बढ़ना देश का अच्छा होगा या सरकारी नौकरी की दिशा में? देखिए, जैसा आपने बताया कि भारत एक युवा देश है, विश्व का सबसे युवा देश भारत है, और संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। सबको सरकारी नौकरियों में एडजस्ट कर पाना अब मुश्किल है, और बहुत मुश्किल है। अब पिछले कुछ दिनों से सरकार की एक मंशा रही है, आपने देखा भी है, कौशल विकास मिशन वगैरह ये तमाम जो सिस्टम चलाए गए, उसके जरिए ये कोशिश की गई है कि आप अपना स्वरोजगार करके भी ठीक ठाक इनकम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी करें, आपका अपना रोजगार हो सकता है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है कि आपको हम एक बेहतर प्रशिक्षण दें, और जिस दिशा में आपकी रुचि उस दिशा में आप जाकर रोजगार करें, और जो है एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सब। तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा केवल वोट चोरी है, मुद्दा केवल जुगाड़ आयोग है, मुद्दा केवल वोट डकैती है, तो उन लोगों का मुद्दा केवल वोट अधिकार यात्रा जुमला है, हाइड्रोजन बम है, पता नहीं सुतली बम है, क्या है, फटेगा कब आएगा, एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। तो मुझे लगता है कि वो सब भटकाई बातें हैं सड़क पे। संतोष जी से पूछ रहे थे, लास्ट संतोष जी आपसे वर्जन ले लेते हैं कि ये था थोड़ा कम, आगे आएगा हाइड्रोजन बम। देखिए, हमने शुरू में ही कहा ना हाइड्रोजन बम आएगा और ना उनके पास कोई मुद्दा है। आएगा तो वही सुतली बम जो फुस हो जाता है। यही राहुल गांधी लिए घूम रहे हैं, और यही राहुल गांधी जहाँ जहाँ चुनाव है और जहाँ जहाँ उनके इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं उनको भी वो बम पकड़ा चुके हैं। नहीं, आज जब वो आए थे एकदम डिजिटल बोर्ड, उसमें ढेर सारे आंकड़े, पता नहीं क्या क्या लिखे हुए थे इलेक्शन कमीशन या अन्य चीज़ों के लिए, और कई सारे लोग राइट साइड में खड़े हुए थे, और राहुल गांधी अपने चिरपरते अंदाज में टी शर्ट और जीन्स और उस प्रकार से स्टेज पर टहलते हुए, लग तो रहा था कि कुछ बम है, लेकिन अभी तक उसका धमाका कानों में नहीं गूंज रहा। मरमरिंग जरूर है। देखिए, ना बम है और ना धमाका है। राहुल गांधी किस तरीके से ये जो इंडिया गठबंधन उन्होंने बना रखा है, कैसे इन लोगों को बांधे रखें, वो एक रोज़ एक नया शगुफा छोड़ते हैं कि जिससे कहीं अखिलेश को लगता है कि अब इनको छोड़ देना चाहिए, केजरीवाल को लगता है छोड़ देना, बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया है। तो जो लोग छोड़ने का मन बना रहे हैं, ये धीरे से एक नया चीज ले आते हैं कि नहीं रुके रहो, हम एक बम की व्यवस्था और कर रहे हैं, अब की बार भाजपा को उड़ा देंगे। अच्छा, बिहार में तेजस्वी निश्चित रूप से अपोनेंट तेजस्वी बिहार में माने जाएंगे नीतीश कुमार के। तेजस्वी को अगर राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा से जोड़ करके और उसमें न दौड़ा दिया होता तो शायद तेजस्वी कुछ और बात कर रहे होते। तो निश्चित ही देखिए, तेजस्वी के अंदर ऊर्जा है, नौजवान है, ऊर्जा है, और तेजस्वी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि राहुल ने उनको भी अपने जाल में फांस लिया है, और वो जाल उन्होंने उनको भी एक बम पकड़ा दिया, सुतली बम, कि ये भी आप लिए घूमो वोट के अधिकार को, और कि वोट चोरी चिल्लाओ कि वोट चोरी हो रहा है देश में, इसको चिल्लाते रहो, और इस बम को फोड़ना तो चुनाव में वो भी फुस होगा। तो एक अच्छे खासे नौजवान को, यानी हम मानते हैं बिहार में तेजस्वी का नुकसान हो रहा है राहुल गांधी। हकीकत है, एक अच्छे खासे नौजवान को जो कुछ कर सकता था आगे, जो कुछ करने की क्षमता रखता है, उसको राहुल गांधी ने भी पप्पू बना दिया। अंकित को एक बार माइक दे दीजिए, आखिरी अंकित से क्लोज करेंगे क्योंकि मामला तेजस्वी का आ गया। आपको क्या लगता है, यदि वोट अधिकार यात्रा न होती, यदि वोट चोरी की ही बात न होती, ये चुनाव जुगाड़ आयोग न होता, वो सारी लड़ाई चुनाव आयोग से न हो रही होती, तो तेजस्वी कुछ और बात कर रहे होती? वो भी बहुत फैसिनेटिंग बात करते हैं, वो कुछ और ही बात कर रहे होते। ये बात सही है आपकी, मेरा मानना है कि वो गलत ही ट्रैक पे जाते हैं। वो पिछले चुनाव में वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको यही नहीं पता है संविधान खतरे में कब है इस देश में। मैं तो असली खतरा मानता हूँ। नहीं, संविधान तो स्टेट का सब्जेक्ट ही नहीं है।
हाँ, तो वही- बिहार में राज्य का चुनाव हो रहा, वही तो संविधान मैं- बदलना या वही संविधान तो में मैं कोई कह रहा हूँ। परिवर्तन करना, संशोधन। संविधान कभी खतरे में रहा ही स्टेट का नहीं इस देश में। अगर ठीक ठाक, जितनी मेरी समझ है, अगर ठीक ठाक कभी जरा सा भी अगर 0.1% अगर संविधान खतरे में रहा है तो वो रहा है अब लेट। आपका मानना है राहुल गांधी के चक्कर में नहीं, तेजस्वी यादव नहीं, वोट अधिकार मेरी दिलाएंगे? बात सुनिए आप। देश कभी अगर 0.1% संविधान खतरे में रहा है तो मेरा अपना मानना ये है कि वो 1975 टू 1977 तक रहा है। उस पे बात जब इमरजेंसी लगी। ये कोई जब इमरजेंसी लगी और वो इंदिरा गांधी ने लगाई, जी, वो कांग्रेस बिल्कुल, पार्टी ने लगाई। बिल्कुल। ठीक है, हम एक बात पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव राहुल गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर लड़ रहे हैं, हाँ। तेज प्रताप यादव किस रास्ते पर लड़ रहे होंगे? तेज प्रताप यादव स्वच्छंद व्यक्ति, एकदम अल्हड़ है, मस्त है, एकदम जो मन में आता क्या है। कहोगे कानाफूसी में तेज प्रताप यादव के लिए? नहीं, वो तो मैं कहूंगा एकदम अल्हड़ आदमी है, अल्हड़ अल्हड़ है। कानाफूसी के इस एपिसोड को आपने देखा और हमारा जैसा कि टैगलाइन है कि झल्लाहट भी, चिल्लाहट भी और कभी कभी घबराहट भी, बड़े बड़े समाचार भी, छोटी खबरों की आहट भी, अन्वेषण से विश्लेषण तक यूपी की हर हलचल पर हम करेंगे कानाफूसी, सिर्फ अनादि डिजिटल पर। बहुत जल्द किसी और मुद्दे पर बात होगी इसी अंदाज में, कानाफूसी में। देखते रहिए तब तक अनादि टीवी। नमस्कार।